ईरान की रशिया के साथ 25 साल पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और चीन के साथ उसका 40 अरब डॉलर का करार भी है और ये देश एससीओ समिट जैसे फोरम में भी है। फिर भी जब अमेरिका और इजराइल जैसे देश ईरान पर हमला करते हैं तो रशिया और चाइना जैसे देश उसकी डायरेक्ट मदद के लिए क्यों नहीं आते? ईरान अकेला क्यों पड़ गया और वर्तमान में कौन सा देश किसके साथ है और इस पर भारत की स्ट्रेटेजी क्या है? चले इस वीडियो में जानते हैं इससे जुड़े सभी सवालों के जवाबों को। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। सवाल नंबर 1, इस युद्ध में ईरान को किस देश की सबसे ज्यादा जरूरत थी, या यूं कहिए कि सैन्य मदद की आस थी? तो दोस्तों जवाब इसका सिंपल सा ये है कि इस युद्ध में ईरान को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रशिया और चीन की थी। चीन के साथ ईरान का 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार है। चीन ईरान से उसका 80% ऑयल कम कीमतों में खरीदता है। इतना ही नहीं, अब तक चीन ने ईरान को मिसाइल, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम भी बेचे हैं। और चीन और ईरान की मजबूत डिप्लोमेसी के लिए ईरान ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ और ब्रिक्स प्लस जैसी समिट्स भी ज्वाइन की। इसके अलावा चीन ने CM-302 एंटी शिप मिसाइल क्रूज भी बेचे। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में ईरान ने रशिया को अपने ड्रोन दिए थे, बारूद दिए थे और शस्त्र भी प्रोवाइड किए थे। सामने से रशिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम और Su-35 फाइटर जेट्स भी देने का वादा किया था, जिसमें से S-400 डिफेंस सिस्टम ईरान को मिला, लेकिन अभी तक फाइटर जेट नहीं आ पाए थे। ऊपर से ईरान की रशिया के साथ 25 साल पुरानी व्यूहात्मक पार्टनरशिप भी है और इन्हीं सब कारणों से ईरान इस युद्ध में सबसे ज्यादा आश रशिया और चाइना से लगाए रखा था। तो अब सवाल नंबर 2, चीन और रशिया ने खुलकर ईरान की मदद क्यों नहीं की? तो दोस्तों ईरान के सामने अमेरिका के आक्रमण के बाद चीन के विदेश मंत्री ने बताया कि ईरान की सुरक्षा और सरहदों का सम्मान करना चाहिए, तनाव कम करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। लेकिन चीन ने ईरान को कोई भी फौजी सहायता डायरेक्टली सप्लाई कभी नहीं की। इस पर यूएस थिंक टैंक CSIS के वरिष्ठ सहयोगी कहते हैं कि हकीकत में चीन का अभी संपूर्ण ध्यान उसके अर्थतंत्र और प्रदेश पर है। चीन ये कंफर्म करना चाहता है कि साल 2027 में ताइवान के साथ उसका जो जुड़ाव होने वाला है एनीहाउ, उसके बीच में कोई देश विरोध ना करे। और चीन का लक्ष्य 2035 तक विश्व का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनने का है। फिलहाल चीन की इकोनॉमी $19 ट्रिलियन है और करीब 5% के दर से बढ़ रही है। मतलब कि सब अपने अपने स्वार्थ में बिजी है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। दोस्तों पहले के जमाने में जैसे वॉर में एक देश दूसरे देश की मदद करता था, आज तो ऐसा भूल ही जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजकुमार पर साराएवो में अटैक हुआ तो पहला विश्व युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक देश की दूसरे देशों के साथ संधि थी। वैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, लेकिन वो 100 साल पुरानी दुनिया थी। आज 100 साल दुनिया आगे बढ़ चुकी है। आज कोई भी देश संधि किए हो फिर भी पलट जाएगा, वो किसी और को अगर युद्ध हो रहा है उसमें नहीं पड़ेगा। अभी जुबान की कोई कीमत नहीं रही है, या अभी नेटो भी टूटने की कगार पर है। मतलब आज के युग में सभी अपना स्वार्थ देख रहे हैं, किसी को किसी और की पड़ी नहीं है। ब्रिटिश थिंक टैंक के एक एसोसिएटर अहमद अब्दुल ने कहा है कि चीन का ये व्यवहार नया नहीं है। साल 2025 में भी ईरान के 12 दिन के युद्ध में भी चीन ने कोई मदद नहीं की थी। इससे आगे उन्होंने कहा कि असल में चीन भी ये जानता है कि अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति आ जाती है तो वो मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। इसका समुद्री व्यापार में भी विक्षेप पड़ सकता है और जिसमें चीन भी बाकात नहीं रहेगा। अब इसमें रशिया ईरान की मदद क्यों नहीं कर पाता? तो दोस्तों इसका रियल आंसर ये है कि रशिया पिछले 4 सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और इस युद्ध में अब तक रशिया के 3,25,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और 8,75,000 सैनिक या तो घायल हुए हैं या तो गुम हुए हैं। ऊपर से रशियन इकोनॉमी सिर्फ 0.6% के दर से बढ़ रही है। यूएस रशिया के साथ ऑयल की डील करने वाले देशों को धमकी दे रहा है, जिस वजह से अन्य देश रशिया के साथ ऑयल नहीं खरीद पाते और ऐसी परिस्थिति में अन्य युद्धों का मोर्चा खोलना रशिया के लिए आत्मघाती बन सकता है। अब इन सब में विश्व शांति का झंडा उठाने वाला यूनाइटेड नेशन कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? तो दोस्तों यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने यह निवेदन दिया था कि मैं इस हमलों की निंदा करता हूँ। ईरान पर जो यूएस और इजराइल ने किया वो हमला और उसके बाद ईरान ने अपने आसपास के अलग अलग देशों पर किए वो हमले, ये सभी विश्व शांति के लिए गंभीर है और मैं भाषण से आगे जाकर यूएन चार्टर को लागू करना चाहता हूँ।
दोस्तों साल 1945 में बनने वाले इस यूएन चार्टर का मुख्य उद्देश्य युद्ध को अटकाना है। उसकी धारा 2/4 और धारा 51 ये कहती है कि किसी भी देश को हमले की स्थिति में अपना बचाव करने का संपूर्ण अधिकार है और इस हमलों में उन देशों को बचाने का भी यूएन का अधिकार है। फिर भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए और ईरान ने खाड़ी देशों पर। ऐसा कैसे? तो ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल कानून अलग चीज है और उसका पालन करवाना अलग चीज है। इस बात से आप तो वाकिफ होंगे। इस कानून को लागू करवाने के लिए यूएन के पास सत्तावार सेना होनी चाहिए और यूएन के पास कोई सेना नहीं है। यूएन में नियमों का पालन करवाने की क्षमता नहीं है और इसीलिए दोस्तों यूएन को बिना दांत वाला बाघ कहा जाता है। अगर यूएन इन वर्तमान हमलों के विरुद्ध में कोई कानून पारित करना चाहे तो भी उसे 5 देश जैसे कि अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन की यानी कि यूएनएचसी के परमानेंट मेंबर की सहमति चाहिए और इनमें से कोई ना कोई देश अपना वीटो पावर यूज करके इससे बच ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सनशाइन कोस्ट यूनिवर्सिटी के जियोपॉलिटिकल विषय में संबंध रखने वाले प्रोफेसर सैनन ब्रिनकट मानते हैं कि इंटरनेशनल कायदों की व्यवस्था अब कोलैप्स करने की कगार पर खड़ी है, क्योंकि आज शक्तिशाली देश किसी न किसी बहाने से गैर कानूनी युद्ध करते हैं और उसमें से बचने के लिए राजकीय हथियारों का उपयोग करते हैं और खुलेआम शासन का परिवर्तन भी करते हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि नियम और कानून पर आधारित व्यवस्था वास्तव में मरण पथारी पर है। अब दोस्तों आखिरी सवाल, इजराइल, अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में भारत के रवैये की इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है? तो दोस्तों इस हमले के पहले ही दिन यानी कि 28 फरवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक निवेदन दिया जिसमें सभी पक्षों को संयम रखने की बात की गई। इसमें तनाव कम करने की और नागरिकों की सुरक्षा की बात की गई। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यूएन, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ईरान और अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ फोन पर बातचीत की और इस परिस्थिति में अपनी चिंता व्यक्त की। और 1 मार्च की रात को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पे बात की और उन्होंने बताया कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और भारत अपने नागरिकों को एनी हाउ इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। इस पर अमेरिका के तत्वी मदन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी ने यूएई के साथ जब बातचीत की तो उन्होंने बिना ईरान का नाम दिए इस हमले की निंदा की और नेतन्याहू से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ना तो इसका समर्थन किया और ना ही निंदा की और उन्होंने सिर्फ प्रोग्रेस पर चिंता व्यक्त की। और ऐसे में कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत का रवैया मिला जुला है। भारत खुलकर कुछ कह नहीं रहा, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ऐसे में भारत की ये स्ट्रेटेजी आने वाले भविष्य में बेस्ट साबित हो सकती है। अब इस पर अरेबियन और यूरोपियन देशों का क्या स्टैंड है? तो इस पर ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहता है कि हम ईरान पर हुए इस हमले की शुरुआत में शामिल नहीं थे और आगे भी किसी भी कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। हम मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो ईरान के परमाणु शस्त्र बनाने के कार्यक्रम में अटकलें डालने के लिए और इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा में खतरा खड़ा करने के लिए ईरान की मंशा पर कार्यवाही करने के लिए अमेरिका का साथ देते हैं। इस पर फ्रांस के मैक्रोन ने कहा है कि हम अपने नजदीकी पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए जरूरी संशोधनों को तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध है और अगर बड़े पैमाने पर युद्ध होता है तो इस पर इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा पर असर होगी। इस पर पाकिस्तान का कहना है कि हम ईरान पर होने वाले इस हमले की निंदा करते हैं और इस बात का अंत शांतिपूर्ण वाटाघाटों से होना चाहिए। जबकि इस पर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी, जिसमें यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार और कुवैत जैसे देश शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान ने उन सबको निशाना बनाया है जो बिल्कुल ही जरूरी नहीं था और इस हमले को रोकने के लिए हम बातचीत को प्राथमिकता देते हैं। और इस पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हम कभी अपने पड़ोसियों को निशाना नहीं बनाते, हमने सिर्फ पड़ोसी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में आप में से बहुत सारे दोस्तों ने ये वीडियो बनाने की मांग की थी, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में उसके टाइटल जरूर बताएं और अगर आप चाहें तो मेरा दूसरा चैनल द गोसाई ट्रैवल और व्लॉगिंग के रिलेटेड है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।